स्लो प्रोसेस है। आपके प्लेटफॉर्म से ये एक बात मैं बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ लोगों को, बिकॉज जब भी हमारे पास कोई आता है अपनी काउंसलिंग के लिए, तो उसका पहला थॉट ये होता है कि जी मैं 1-2 सेशन लूँगा और मैं बिल्कुल मेरी लाइफ की सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। और ना ही ऐसा होता है कि आपकी लाइफ पहले जैसी दोबारा पुरानी हो जाती। ठीक है, कभी भी कोई चीज़ अगर आप टूटने के बाद जोड़ेंगे तो उसमें कहीं ना कुछ फ़र्क आता है। हो सकता है कि वो जोड़ने के बाद पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक यूज़ पल्स सही शेख के साथ। हम आपको मिलाते हैं सोनिया नवाब के साथ, और वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे कुछ बात करेंगी और बहुत कुछ बताएंगी। तो मैं स्ट्रेट अवे उनकी तरफ जाऊंगा। और सोनिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। मोस्ट वेलकम। और मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना तारुफ खुद कराएं कि आप इस उसमें फील्ड में कैसे आई, कब आई, और क्या ये जर्नी है, प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग मी टू कम हेयर। और 16 इयर्स पहले मैंने अपना सफ़र शुरू किया था, अराउंड, बल्कि अब मैं कह सकती हूँ 17 इयर्स हो गए, तो 1 साल और गुजर चुका है। और इन 17 सालों पहले जब मैंने काम शुरू किया था तब भी मेंटल हेल्थ इतना ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट था जितना आज है। और मैं देखती हूँ कि इन पिछले 17 इयर्स में मेंटल हेल्थ पे बहुत सारा काम होने के बावजूद आज भी हम कहीं ना कहीं उसमें बहुत पीछे खड़े हैं। तो जो मैंने अपनी सर्टिफिकेशंस की, उसके अलावा जो है मैंने अपने डिप्लोमास किए आउट ऑफ कंट्री से। तो ये मेरे लिए अपनी पुरानी बहुत जानी पहचानी जगह हैं। तो चलिए, अब हमें ये बताइए कि किस तरह के लोगों को आप देखती हैं, बच्चे हों, बड़े हों, और क्या ऐसी एक्सपर्टीज़ आपकी है जिसमें आपकी मदद दरकार होती है? देखिए, एज काउंसलर मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं डिसऑर्डर्स पे काम ना करूँ, हम्म, बिकॉज वो मेरा डोमेन नहीं है। और हम्म, मैं बाकी काउंसलर्स और बाकी प्रोफेशनल्स के लिए को भी यही हमेशा सजेस्ट करती हूँ हम्म, कि जो उनका डोमेन है वो उसमें काम करें। ठीक है। डिसऑर्डर्स साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के लिए हमें छोड़ने चाहिए और हमें रेफ़र करना चाहिए उनके पास। हम्म, बाकी रह गई बात इश्यूज़ की, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन का भी कुछ एक ऐसा फेज़ है जो हमारे डोमेन में आता है जिस पे हम काम करते हैं। हाँ, सीवियर डिप्रेशन हो जाए, क्लिनिकल डिप्रेशन हो जाए, तो फिर हम उसे कहते हैं कि आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को दिखाएं। इसके अलावा जो है जितने भी बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, ये हमारे डोमेन्स हैं और हम इस पे काम करते हैं। अच्छा, अच्छा। अब आजकल बच्चों में देखा जा रहा है बहुत इश्यूज़ हैं। उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, पढ़ाई में बहुत प्रेशर है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया भी है, बिल्कुल। मोबाइल पे हर वक्त रहना और हर चीज़ को फॉलो करना। तो डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट है, सब बिल्कुल। उनकी अपनी मेंटल हेल्थ पे भी और अदरवाइज हेल्थ पे भी है। तो क्या कहेंगी कि आजकल, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो बेसिकली यूथ को ही हाईलाइट करता है, सही। उनके इश्यूज़, उनकी डेवलपमेंट, और उनके साथ उनकी सक्सेस स्टोरीज़ को शेयर करना। तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चों के हवाले से कुछ बताएं कि क्या वो रीज़न्स हैं जो आजकल बच्चों में प्रीवेल कर रही हैं, या फिर क्या वो कॉजेज़ हैं जो उनके लिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का सबब बनती है। देखिए, सबसे पहले तो जो ये डिजिटलाइजेशन है, इसने एक हुँ, लाइन ब्लर कर दी है हमारी लाइफ में, हुँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी। हुँ, रियल और आइडियल के बीच की एक लाइन है हुँ, जो जिसे ब्लर कर दिया गया। हुँ, अब उससे नुकसान ये हुआ है कि जो कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है हुँ, वो आज के यूथ के लिए रियल लाइफ है, हुँ, जबकि एक्चुअली वो सक्सेस स्टोरीज हैं, वो लाइफ स्टाइल्स हैं, वो फैशन है, वो आपके लुक्स हैं। और हुँ, वो आप आज के यूथ को सेल्फ डाउट में बहुत डाल रहे हैं हुँ, और उनकी होपलेसनेस को बढ़ा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये ओवरनाइट सब कुछ हो चुका है, जो कि सोशल मीडिया पे जो कुछ भी शेयर किया जा रहा है वो एक हुँ, सक्सेस है। जब ठीक है। तक आप सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट कंटेंट और कंटेंट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग हाइप्स। हुँ,
तो जब तक कि आपका कंटेंट हाइप क्रिएट नहीं कर रहा है, वो कंटेंट सोशल मीडिया पे बूस्ट नहीं कर रहा, बूस्ट नहीं और करता। जो आप तक पहुंच रहा है वो बूस्टेड कंटेंट है। हम्म, और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कंटेंट आपके लिए आपसे रेलेवेंट नहीं है। आप वहां तक पहुंचने का एक गोल सेट कर सकते हैं कि हाँ, इंस्पायर हो गए और वहां तक मैं पहुंच हम्म, जाऊंगा और मैं इस पर्सनालिटी की तरह बनना हम्म, चाहता हूँ। वो एक गोल सेटिंग है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं ऐसा नहीं हूँ और मेरी लाइफ में ऐसे चेंजेस नहीं आ सकते, या मैं तो बहुत पीछे हूँ और दुनिया बहुत आगे निकल गई है, हम्म, तो सेल्फ डाउट हमेशा क्रिएट होगा आपके अंदर। और जब तक सेल्फ डाउट में रहेंगे तब तक होपलेसनेस भी होगी, और स्ट्रेस भी होगा, एंजाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, और आप फेलियर के फेयर में ही रहेंगे। हम्म, तो अभी आपने जैसे कहा कि आपका फोकस यूथ है, मेरा भी फोकस यूथ है। बिकॉज अगर आप मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं और आप हम्म, यूथ को फोकस नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक कि आप बहुत बड़ा जो एक कहते हैं ना एक पार्ट उसे मिस कर रहे हैं। इस पूरे पजल का, इस जिक्सो पजल का जो सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो फोक यूथ है। यूथ है। अगर जो है आप यूथ को ये बता देते हैं कि मेंटल हेल्थ पे बात करना इज़ नॉट अ स्टिग्मा, इट्स हम्म, नॉट अ टैबू, इट्स अ वे। जैसे आप फिजिकल हेल्थ पे बात करते हैं उसी तरह आप मेंटल हेल्थ पे मेंटल भी हेल्थ बात पे कर भी। सकते हैं। तो जब अगर आप उन्हें ये चीज़ उनके नॉलेज में ले आते हैं, आप उनके लिए ये चीज़ आसान कर देते हैं, तो उसके बाद जो है आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। हम्म, तो मेरा ख्याल है यूथ हमारी जो पूरी डायनामिक्स है, पूरी सोसाइटी का जो कल्चर है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यूथ प्ले। मैं नहीं समझता कि ये ट्रेंड कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करना चाहिए, सोसाइटी आज भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी आज भी उसे किसी और कॉन्टेक्स्ट में ले जाती है। और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ज़रूरत है केयर की, वो इस वजह से केयर के पीछे नहीं जाते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर किसी को पता चला तो वो किस तरह का एक एक इम्प्रेशन लेता है। तो क्या आज भी वही मसाइल हैं? बिल्कुल, ये पाकिस्तानी कल्चर का एक बहुत बड़ा इशू है, जिससे मैं समझती हूँ हमें एजेंडा बना के काम करना चाहिए। हम्म, कि अभी भी हम इसको एसोसिएट करते हैं मैडनेस और पागलपन से। हम्म, मेंटल हेल्थ इज नॉट अबाउट मैडनेस और पागलपन। हम्म, मेंटल हेल्थ आपकी तब भी ख़राब होती है जब आपकी जो है वो ज़िंदगी में कोई गोल नहीं सेट होता, कोई हम्म, पर्पस नहीं होता आपकी लाइफ में। मेंटल हेल्थ आपकी तब भी डिस्टर्ब होती है जब आप अपनी सोशल वो जो आपकी फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब पाते हैं। हम्म, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आपका आपके ज़िंदगी में जो काम है, आपको आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं लेकिन आप कुछ करना नहीं चाहते, हम्म, आप कुछ करने की ख्वाहिश नहीं पा रहे अपने अंदर। हम्म, तो इसका मतलब है आपकी मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। ठीक। और अगर आप इन सब चीज़ों पे को जो है वो हैंडल करने के हम्म, बजाय आप ये समझते हैं कि ये मैडनेस है, ये पागलपन है। जैसे कि अगर आप अपनी फैमिली में ही बात करें तो नॉर्मली ये होता है कि लोग कहते हैं तुम क्या बातें कर रहे हो, ये तो मतलब हम्म, तुम्हारे पास स्किल्स हैं, तुम्हारे पास सारी चीज़ें हैं, इट्स जस्ट अ फेस ऑफ लाइफ, हम्म, अभी तुम इस चीज़ को छोड़ो और सब ठीक हो जाएगा। उस पर कोई काम नहीं करना चाहता, उस पर हम्म, कोई बात नहीं करना चाहता। तो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा इशू ये भी है कि हमें हमारे बच्चों को हम बचपन से, स्पेशली मेंस की बात करूँगी, हम्म, मेंस को हम जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम सिखाते हैं हमेशा से कि अपने जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी इमोशंस हैं, उनको एक्सप्रेस नहीं करें। हम्म, अगर किसी बच्चे ने कह दिया कि मुझे डर लग रहा है, तो हम सबसे पहले उसे स्ट्रॉन्ग बनाने बनाने की कोशिश करते हैं और पहली बात ये कहते हैं कि कोई डर वर नहीं लगता, तुम तो स्ट्रॉन्ग हो ना, हम्म, तुम्हें डर नहीं लगता। बजाय इसके कि ये पूछें कि डर लग क्यों रहा है, कॉज या की ये तरफ जाए। हाँ, या ये बताएं कि इट्स ओके, डर लगता है, बड़ों को भी डर लगता है, हमें भी इस उम्र में डर लगता है, किसी ना किसी चीज़ से, किसी ना किसी बात से हम डर जाते हैं। हम्म, तो डर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, और डर जाना कोई बुरी बात नहीं है। इट्स ओके तुम्हें डर लग रहा है, लेकिन बताओ किस चीज़ से डर लग रहा है। इट्स ओके डर लग हम्म, रहा है, मैं हूँ यहाँ पर, तो मुझे बताओ, मैं हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ। हम्म, तो जब हम विदाउट जजमेंट सुनना शुरू करेंगे, हम्म, तो चीज़ें चेंज होना शुरू होंगी, हम्म, पूरे डायनामिक्स चेंज होना शुरू होंगे। जब तक कि हम जजमेंट के साथ रहेंगे, जब तक कि हम ये बात करेंगे कि आ, किसी ने कोई बात कही और हम उसके आगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देंगे हम्म, कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, ये नहीं ये होगा, हम्म, रोना नहीं, लड़के रोते नहीं है, हम्म, लड़कियों की तरह क्या रो रहे हो,
तो जब हुँ, तक कि हम इस तरह की सेंटेंसेस बोलते रहेंगे, अपनी परवरिश का हिस्सा बनाते रहेंगे इन चीज़ों को, तब हुँ, तक मेंटल हेल्थ पे बात करना हमारे कल्चर में मुश्किल ही बहुत रहेगा। मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये बताइए कि ये किस तरह उन लोगों को काउंसल किया जाए, बताया जाए कि जी ये चीज़ें जो हैं एड्रेस करने की ज़रूरत है, ना कि ये कि हम उन चीज़ों को दबा के बैठ जाएँ और उसके कॉज़ की तरफ ना जाएँ और ये है कि हमें इन चीज़ों को अल्टीमेटली एक्सेप्ट करना है कि ये इश्यूज़ प्रिवेल करते हैं और इनकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए। देखिए ये तो हमें खुद समझना पड़ेगा कि हुँ, हमारी लाइफ की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हुँ, अगर हम समझते हैं कि हम हर दफ़ा चीज़ों को दबाते जाएँगे हुँ, और वो फिर भी जो है वो बहुत अच्छी फ़ंक्शन करेंगी। हुँ, जैसे आप एक इंसान के सारे इमोशंस को सप्रेस कर हुँ। दें, तो क्या आप समझते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा फ़ंक्शन करेगा अपनी लाइफ़ में, सारे रोल्स बहुत अच्छे अच्छा जी, ये जो इश्यूज़ आपने हमें बताए, ये बताइए कि इनको डेफ़िनेटली एड्रेस होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, दे शुड बी ओपन टू थिंग्स। लेकिन हमारे यहाँ आपने जिस तरह बताया कि ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। तो कैसे लोगों को एजुकेट करें, बताएँ कि जी व्हाटएवर दीज़ प्रॉब्लम्स आर दे शुड बी एड्रेस्ड और उनका डेफ़िनेटली कोई हल है, ना कि हम उन चीज़ों को लेके बैठ जाएँ। तो क्या वे फॉरवर्ड है बताइए? देखिए, वे फॉरवर्ड तो ये है कि सबसे पहले हम अपनी तरबियत का हिस्सा बना लें हुँ, इसे। जिस तरह से सारी चीज़ों की तरबियत होती है, एक माँ और एक बाप जो है एक हुँ, फैमिली में अपने बच्चों की हर चीज़ की तरबियत करते हैं, तो ये सबसे पहले काम वहीं से शुरू होगा। जब जो है हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बताना शुरू करेंगे कि इट्स ओके, अगर आप डर रहे हैं इट्स ओके, अगर आप परेशान हैं इट्स ओके, आप कोई भी बात करना चाहते हैं आई एम हियर टू लिसन यू। उनके कान इतने एम्पैथेटिक हों, इतनी सेफ एनवायरनमेंट्स हम क्रिएट करें, जो सेफ स्पेसेस हैं, उनकी नीड बहुत ज़्यादा है, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों या हमारे घर हों। तो जब वो सेफ स्पेसेस हम बिल्डअप कर लेंगे और हमारे पास ऐसे कान मौजूद होंगे जो बगैर जजमेंट के दूसरों की बात सुनने के आदी हो जाएंगे, तो ये चीज़ आसान हो जाएगी कि हम कन्वे करें। और इसके लिए हमें बहुत छोटे लेवल पे छोटे-छोटे स्टेप्स हम अभी भी ले रहे हैं। काउंसलर्स बेंच मेरी फ़र्म है और जो कर रही है इस पे काम, और छोटे-छोटे स्टेप्स में अवेयरनेस कैंपेन्स करती रहती है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ इदारों में, साथ में पेरेंट्स के साथ भी काम करती रहती है, ताकि हमारे लिए ये बात करना आसान हो जाए कि हुँ, अगर कोई फ़िज़िकल इश्यू है और उस पे हम बात कर सकते हैं, जैसे कि हम अभी इस मंथ में ब्रेस्ट कैंसर पे बात कर रहे हैं, जो कि किसी टाइम पर एक टैबू था, हुँ, लेकिन आज हम उस पे बात कर रहे हैं और जगह-जगह अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं। उसी तरह मेंटल हेल्थ पे भी हम बात कर सकते हैं, हुँ, इमोशनल हेल्थ पे भी हम बात कर सकते हैं। और आई आई थिंक ये मैं कहना चाहूँगी हुँ। कि मेंटल हेल्थ से ज़्यादा हमें इमोशनल हेल्थ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत इमोशनल है। है। तो चलिए इन दोनों का डिफ़रेंस ही बता दें हमें। मेंटल हेल्थ तो आपने बता दिया और इमोशनल हेल्थ, तो कैसे डिफ़ाइन करें आज के हालात में और आप तो चूँकि सुबह-शाम देख रही हैं जी। और इंटरैक्ट करती हैं लोगों से जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है मतलब दे वांट टू कम आउट ऑफ इट अगर कोई इश्यूज़ हैं तो। तो कैसे आइडेंटिफ़ाई करें? ये सबसे पहले आप ये देखें कि आप जो इमोशन किसी और के सामने शो कर रहे हैं, क्या वो रियल इमोशंस हैं आपके? ठीक है। ठीक है। जो गुस्सा है, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। जो एंग्ज़ायटी है, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। जो आपकी इरिटेशन है, आप किसी बात से इरिटेट हो रहे हैं, उसके पीछे भी आपके बहुत सारी रीज़न्स हैं। तो ठीक है। वो जो आपकी इमोशनल हेल्थ है, वो हुँ, बिगड़ी हुई है। हुँ, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जिनको आपने एड्रेस नहीं किया। आपके बचपन के बहुत सारे ट्रॉमाज़ हैं, जिन पे आपने कभी बात नहीं की। हुँ। तो वो सारी चीज़ें जब आप उन पे काम करना शुरू करेंगे, तो वो आपकी इमोशनल हेल्थ है। और ठीक मैं है। कहती हूँ कि अगर मेंटल हेल्थ पे बात करना इतना डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, अगर हम इसे यही समझते हैं कि ये मैडनेस और क्रेज़ीनेस का एक साइन है, तो फिर हमें इमोशनल हेल्थ पे बात कर लेनी चाहिए। और इमोशनल हेल्थ ये है कि अगर आपको कोई पेन है, आपके अंदर कोई पेन छुपा हुआ है, कोई ग्रीफ़ है, कोई हुँ, गिल्ट है, किसी भी तरह की कोई ऐसी फीलिंग है जो आपको डिस्ट्रेस में रख रही है, तो उस पे बात करें, उसको एक्सप्रेस करें। हुँ। और बजाय इसके कि आप चीज़ें उठा के फेंकना शुरू कर दें, गुस्सा करें, चीख रहे हैं, अपनी फैमिली को के साथ जो है वो मिसबिहेव कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश करें कि ये सब मैं कर क्यों रहा हूँ। ठीक है, ठीक है।
अच्छा जी, जी। रोल ऑफ फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट, इसको कैसे देखते हैं? हाउ फार दे कैन बी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग दीज थिंग्स एंड फाइंड आउट रेमेडियल एक्शंस? कि अगर आप देखें कि सेफ स्पेसेस हम बना देते हैं या वो एम्पैथेटिक एयर्स हम क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके लिए भी हमें सबसे पहले उस फैमिली को, उस कम्युनिटी को जो है वो अवेयरनेस देनी पड़ेगी। ठीक उन्हें है। ये बताना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछले बहुत सारे अपनी जनरेशन ट्रॉमा के साथ आ रहे हैं और हमारे अपने बैगेजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमें ये काम पहले उन पे करना पड़ेगा कि वो कम्युनिटीज़, हम्म, वो फैमिलीज़ इतनी आसान हो जाए उनके लिए ये सुनना। और वर्नरेबिलिटी नहीं है ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक स्ट्रेंथ है जो कि इट्स राइट। फैमिली ही दे सकती है। होप एंड रिकवरी स्टोरीज, कितनी उम्मीद रखें ठीक होने की जब आप किसी को उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करती हैं, सुनती हैं उनकी बातें, हम्म, तो क्या लगता है कि उसका इम्पैक्ट फौरन आता है, आहिस्ता आता है, और सही। फिर रिकवरी होती है? किस हद तक रिकवरी में वो, हम उसे पेशेंट तो नहीं कहें, क्या कहेंगे आप उसे? जैसे अभी मैंने आपको आने से पहले भी एक बात कही, आपने हम्म, मेरा मैसेज पढ़ा होगा कि मैं हाँ, अपने क्लाइंट के साथ हूँ, तो पूछ बिकॉज रहा था वाई डू। आई आई डोंट लाइक टू कॉल देम पेशेंट्स। ठीक है। पेशेंट्स आई थिंक कि वो होते हैं जिनके डिसऑर्डर्स होते हैं, और हम्म, मेरे लिए मेरे क्लाइंट्स क्लाइंट्स हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके इमोशनल इश्यूज हैं, हम्म, और वो किसी भी तरह से मेरे लिए बीमार नहीं है। उनकी तबीयत खराब है हम्म, बहरहाल, लेकिन हम्म। वो तबीयत खराब ठीक भी हो सकती का है। जब वर्ड क्लाइंट सुनते हैं ना, बोलते हैं तो ऐसा तो लगता लगता है है कोई जैसे बिजनेस की बात चल रही है, एग्जैक्टली तो उसको जरा एग्जैक्टली। चेंज करने की जरूरत है, मेरा ख्याल है। आई वुड लाइक यू टू सजेस्ट मी एनीथिंग लाइक दैट, जो कि हम क्लाइंट की जगह इस्तेमाल कर सकें। पर्सनली मुझे खुद भी क्लाइंट का वर्ड पसंद नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप या आपकी ऑडियंस में से कोई मुझे कोई एक बेहतर वर्ड सजेस्ट करें कि हम क्लाइंट की जगह क्या यूज कर आप सकते हैं। कहें कि लेकिन आप क्लाइंट उससे यूज इसलिए करते हैं हम कि हम पेशेंट यूज नहीं करना चाहते। पेशेंट ना यूज करें, आपके मेरा एक दोस्त है, क्लाइंट को दोस्त बना दें, क्योंकि अच्छा, आप जब एक उनसे बात करते हैं ना, तो आप ये दोस्ती ही कल्टीवेट कर रहे होते हैं ताकि वो आपकी बात समझ पाए और आप उनकी बात समझें। ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। हम अपने क्लाइंट को मतलब इस वक्त तो मैं अभी तो क्लाइंट ही आप कहें कहूंगी, इस वक्त क्लाइंट। तो मैं कंटिन्यू करूंगी विद हम्म। क्लाइंट। लेकिन हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है कि हम दोस्ती नहीं करते। आप दोस्ती नहीं करते। हाँ, और हम उनके दोस्त बहुत हद तक होते हैं, बिकॉज हम वो पहला कान होते हैं, वो पहली अ, इंसान होते हैं जो उनको बहुत एम्पैथेटिकली सुन रहे होते हैं, उनकी हम्म, विदाउट एनी जजमेंट सुन रहे होते हैं, हम्म, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक नहीं करते, तो हम उनकी सेफ स्पेस होता है। हम्म। तो एज काउंसलर हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम दोस्ती नहीं करते। तो वो हमें एक्चुअली बहुत दफ़ा जो है मिसकंसेप्ट करते हैं एज अ हाँ, फ्रेंड, लेकिन हम नहीं उनको दोस्त बनाते। नहीं, अच्छा और चले, उसकी हाँ। वजह ये कि जब तक कि आपने किसी से रिलेशन बिल्ड नहीं किया, आप उसके लिए न्यूट्रल रहते हैं। सही कहा आपने। ठीक है। अच्छा, ये बताइए मुझे कोई ऐसे इंस्पायरिंग एग्जांपल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु ओवरकेम मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स विदाउट आइडेंटिफाइंग हिम, कोई हम्म। ऐसी कहानी, कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा, मैं दोस्त यूज कर लेता हूँ, आप ओके। क्लाइंट कहिएगा, ठीक है, राइट। कोई ऐसा दोस्त जिसको आपने ट्रीट किया हो और वो रिकवरी की तरफ गया हो? ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है सही हम्म, साहब हम्म, कि लोग जो है रिकवरी की तरफ गए, और 16 इयर्स के एक्सपीरियंस पे तो बहुत ही दफ़ा हुआ है। हाँ, ठीक है। डेफिनेटली, हाँ। लेकिन विदाउट आइडेंटिफाइंग यू, गिविंग यू एनी आइडेंटिटी, आई कैन टेल यू कि ये एक स्लो प्रोसेस है। आपके प्लेटफॉर्म से ये एक बात मैं बहुत क्लियरली बताना हम्म, चाहती हूँ लोगों को, बिकॉज जब भी हमारे पास कोई आता है अपनी काउंसलिंग के लिए, तो उसका पहला थॉट ये होता है कि जी मैं एक दो सेशन लूंगा और मैं बिल्कुल मेरी लाइफ की सारी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता। हम्म, और ना ही ऐसा होता है कि आपकी लाइफ पहले जैसी दोबारा पुरानी हो जाती। ठीक है। कभी भी कोई चीज़ अगर आप टूटने के बाद जोड़ेंगे, तो उसमें कहीं ना कुछ फर्क आता है। हम्म, हो सकता है कि वो जुड़ने के बाद पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, हो सकता है कि वो पहले से ज़्यादा देखने लायक लग रही हो लगे आपको, आपको, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद उसमें फ़र्क आ चुका होता है। हम्म, तो जब हम काउंसलिंग के सेशंस करते हैं, तो ये बात आपकी
आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है, बहुत स्टडी होता है, लेकिन बहुत कंसिस्टेंसी मांगता है। आप 1 सेशन, 2 सेशन, 4 सेशन के बाद अगर गायब हो जाते हैं तो आप ये नहीं अज्यूम कर सकते कि इसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। और दूसरी बात ये कि हम आपसे ये कभी भी नहीं कहते कि आपकी लाइफ जो है वो पहले जैसी दोबारा हो जाएगी। हम आपसे ये कहते हैं कि आपके पास आपकी लाइफ का कंट्रोल वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा। अगर पहले नहीं भी था तो आपके हुँ, पास आ जाएगा और आपके हुँ, पास आपकी लाइफ का पर्पस आ जाएगा। आपको हुँ, आपका अपनी लाइफ पे कंट्रोल और आपके पर्पस पे कंट्रोल बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हुँ, आपको एक ऐसी ज़िंदगी देना जिसमें आपके पास एक वजह हो जीने की और उस वजह के साथ आपको उस पे यकीन हो। हुँ। ये एक काउंसलर का काम है। अच्छा जी, एक और अक्सर सवाल पूछा जाता है कि ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो किस तरह क्रिएट कर सकते हैं सपोर्टिंग एनवायरनमेंट? इस पे कुछ बताइए हमें। देखिए, अब बहुत से स्कूल्स ने ये काम करना शुरू किया है। कुछ ऐसे नाम हैं जिनके नाम तो मैं नहीं लूँगी, हाँ। लेकिन वो सेफ स्पेसेस बना रहे हैं। हुँ, सेफ स्पेसेस का मतलब है कि वो जगह जहाँ बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सोचे नहीं, सेकंड थॉट ना आए उसके पास और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और जो लोग वहाँ मौजूद हों वो प्रोफेशनली ट्रेन्ड हों और वो उसे जो है वो उस सेफ स्पेस को मज़ीद सेफ स्पेस बनाए उसके लिए। हुँ, पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और बड़े इंस्टीट्यूशंस में एक जो बहुत बड़ा गैप है वो काउंसलर्स का है। हुँ, काउंसलर्स मौजूद होने चाहिए बिकॉज़ एट एनी एज यू कैन नॉट से दैट कि हम अब बड़े हो चुके हैं तो हमारे इश्यूज़ नहीं होंगे। बल्कि मेरा मेरा ख़्याल है कि जितने हम बड़े होते जाते हैं हमारे इश्यूज़ उतने ज़्यादा होते जाते हैं। हुँ। तो जो बर्नआउट इश्यूज़ हैं या जो प्रोक्रेस्टिनेशंस के इश्यूज़ हैं या जो सेल्फ डाउट के इश्यूज़ हैं, वो हमारे बड़े होने के बाद ही हमें डेवलप हो हाँ, जाते सही हैं। कहा आपने। तो अगर हमारे पास इन इंस्टीट्यूशंस में काउंसलर्स मौजूद होंगे तो वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकेंगे, आपको ओवरकम करने में, आपको कोप अप करने में आसानी होगी क्योंकि आपके पास एक प्रोफेशनल हेल्प मौजूद होगी। अदरवाइज़ आपके लिए यही होगा जो अभी तक होता आया है कि लोग इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करने में बहुत अ, गलतियाँ करते हैं कि क्या उनको कोई इश्यूज़ हैं भी हुँ, या ये बस एक फ़ेज़ है उनकी लाइफ़ का और नॉर्मली हम इसे अपनी लाइफ़ का एक फ़ेज़ समझ के आगे बढ़ जाते हैं या तो अपने आप को बहुत सारे कामों में मसरूफ़ कर लेते हैं हुँ, और हमें लगता है कि बस गुज़र जाएगा और या फिर हम सब कुछ छोड़कर एक साइड पे बैठ जाते हैं हुँ। और खुद को आइसोलेट कर लेते हैं। लेकिन दोनों सूरतों में नुकसान हमारा ही होता है। सही कहा आपने। अच्छा ये 2 चीज़ें आपने कही, एक तो ये था कि स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काउंसलर्स की मौजूदगी होना ज़रूरी है ताकि बिल्कुल। वो जिसको हेल्प चाहिए वो हेल्प ले सके। लेकिन साथ-साथ मैं ये भी कहूँगा कि हो सकता है कि हेल्प लेने वाले हुँ, हेल्प लेने से डरते हों, क्योंकि वही फिर घूम फिर के मुआशरा आ जाता है, सोसाइटी आ बिल्कुल। जाती है, दोस्त आ जाते हैं, पीयर प्रेशर है, तो इसको कैसे फिर हैंडल किया जाए? देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट्स करिकुलम डेवलप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। तो व्हाई नॉट हम इस पे काम करें कि आप जो ये प्रोफ़ेशनल हेल्प है, इसको इस तरह से लोगों तक पहुँचाएँ नहीं कि आपके पास एक काउंसलर मौजूद है और जिसको हेल्प की ज़रूरत है, वो जाके हेल्प ले ले। हुँ, हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम सेशंस मुस्तकिल रखें? कलेक्टिव सेशंस हो। कनेक्टिव सेशंस हाँ, रखें जो सबके ठीक लिए है, हैं, जो ग्रुप सबके लिए हो। थेरेपी है। हुँ, हम खुद भी एज़ फैकल्टी भी जो है वो स्टाफ जो है वो अपना सेशन रखे। कोई ट्रेनिंग सेशंस हों, कोई माइंडफुल सेशंस हों, कोई ग्रूमिंग सेशंस हों, कोई पर्सनल डेवलपमेंट सेशंस हों। हुँ, जब ये चीज़ें हमारे पास इतनी नॉर्मलाइज़ हो जाएँगी, तो लोगों को मुश्किल नहीं होगी अपने होता है ठीक है तो ना? हुँ, अब अगर आप ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो हुँ, वहाँ पर मेन और वुमेन सब बैठे होते हैं। सब बैठे होते हैं, सही कहा। क्योंकि हमने उसे नॉर्मलाइज़ किया है। हुँ, तो हमें थोड़ी-सी एफ़र्ट अपनी भी डालनी पड़ेगी इंस्टीट्यूशंस को और मैं तो सिर्फ़ इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करती जो एजुकेशनल एकेडमिक्स हैं, उनकी बात नहीं करती। मैं बात करती हूँ कॉर्पोरेट सेक्टर्स की भी। हुँ, मैं कहती हूँ कि हमारे पास कॉर्पोरेट सेक्टर में क्यों नहीं है ऐसा कोई इदारा जो आपको जब आप बर्नआउट हैं, जब हुँ। आप स्ट्रेस्ड हैं, जब आपसे क वर्कलोड नहीं हैंडल हो रहा, जब आप अपने वर्क लाइफ़ बैलेंस में कहीं पर लैग कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे नीड है, ज़रूरत है किसी से बात करने की, तो आपके पास क्यों नहीं है कोई Any last message that you may like to give to our audience, young audience who are watching you? क्या कहेंगी उनके लिए?
आपकी यंग ऑडियंस और मेरे यूथ के लिए मैं ये सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हुँ, इट्स ओके टू बी नॉट टू बी ओके। इट्स ये ओके कह नॉट टू बी ओके। हाँ, इट्स हाँ, ओके नॉट टू बी ओके। अगर कहीं आपको लगता है कि आप ठीक नहीं हो हैं या आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो हुँ, इट्स ओके। हुँ, प्रॉब्लम्स सबको होती हैं। आप 16 में हैं, आप 14 में हैं, आप 13 में हैं, आप 20s में हैं, आपको प्रॉब्लम है। हम 40s में, हम 50s में, हम 60s में, हमें भी प्रॉब्लम है। हुँ, ठीक है। तो दो जनरेशन्स के बीच में अगर ऐसा लगता है कि सिर्फ यूथ्स को प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है। सबको प्रॉब्लम होती है, सबने वो फेसेस जो है वो उन पे कॉज़ काम किया किया हुआ होता है, वो हुँ, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स आए होते हैं, इश्यूज डील किए होते हैं। डिफ़िकल्ट सबके लिए होता है, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि आज की यूथ के पास बहुत सारा एक्सेस है और वो हुँ, ये काम कर सकते हैं कि टेलीथेरेपी के थ्रू या किसी एनजीओ के थ्रू या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू या कम्युनिटी जो सेंटर्स हैं उनके थ्रू। और अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते तो काउंसलर्स बेंच का पॉज प्रोजेक्ट मौजूद है, आप उसके थ्रू अपने लिए हेल्प सीख कर सकते हैं। और आप वो इस वक्त की जो जनरेशन है वो जनरेशन है जो स्मार्ट जनरेशन है मेरे हुँ। हिसाब से। और मैं उसे स्मार्ट जनरेशन इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें बहुत स्मार्टली करते हैं, तो जहाँ थेरेपी की और हेल्प की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर लें। चलिए जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आने का और उम्मीद करता हूँ कि आपकी इन बातों से देखने वालों को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।